सामने रखना है ना। ठीक है फ्रेंड, कट तो नहीं रहे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। अभी फ़िलिस्तीन ने जिस तरीके से इज़राइल के अंदर घुस कर के कार्रवाई की है, अब हमास को आतंकी संगठन बताया जा रहा है। तमाम तरीके की जो है ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं। अब मीडिया भी जो है दो तरह की खबर इस वक्त जो है चल रही है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इज़राइल की हिमायत में खबर चला रहा है और जो सोशल मीडिया है वो फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठा रहा है और फ़िलिस्तीन के फेवर में खबरें चला रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। सर, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, अब हमास ने जिस तरीके से हमला किया है चारों तरफ से, पूरी दुनिया को उसने सकते में डाल दिया। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इज़राइल पर और फ़िलिस्तीन पर बनी हुई हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इसकी कार्रवाई को फ़िलिस्तीन की? देखिए, एक तो इज़राइल जो है वो यूएन के एक नहीं, एक सीरीज़ ऑफ रेजोल्यूशंस का उल्लंघन करके और अपने करप्ट मेथड्स का, जिसको वो जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग देशों के, उनको इन्फ्लुएंस करके वीटो करा के जो न्यायपूर्ण बात है फ़िलिस्तीन के लिए, उसको ओवररूल कराता रहा है। और सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो दुनिया के किसी भी देश के टेररिज्म की डेफिनेशन में मौजूद हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने इज़राइल के अंदर रहते हुए या पूरी दुनिया के अंदर रहते हुए, और पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी टेरर एक्टिविटी नहीं है जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने इज़राइल की ना की हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब उसके कंपैरिजन में एक, अगर अपने राइट्स को डिफेंड करने के लिए जो हमास ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है, जिससे सारी दुनिया और ज़ायनिस्ट फोर्सेस खुद सकते में आ गई, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वी वर टेकन बाय सरप्राइज और हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक बात तो ये है कि ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस जब फ़िलिस्तीनियों के ऊपर और फ़िलिस्तीन से बाहर भी जो दूसरे देशों में लोग मारे जाते हैं जिनका इल्ज़ाम ज़ायनिस्ट फोर्सेस पे लगता है, तो वो उसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं। तो एक कोलेटरल डैमेज क्या चीज़ है, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है इन हालात में भी। तो कोलेटरल डैमेज क्या सिर्फ एक साइड का होगा? मैं इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोलेटरल डैमेज कहने को ही गलत मानता हूँ। लेकिन कोलेटरल डैमेज का शब्द पूरा सो कॉल्ड जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में बहुत सारे जो फैक्शंस हैं, वो कोलेटरल डैमेज को इस तरीके से लेता है जैसे कोई वो रोज़मर्रा की चीज़ हो, बहुत ही कैजुअल चीज़ हो। हालांकि वो कोलेटरल डैमेज जिसे ज़ायनिस्ट फोर्सेस बार बार कोलेटरल डैमेज बताती हैं, वो हज़ारों नहीं लाखों बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों, बीमारों और सिविलियंस की होती हैं, जिनको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो उसको कोलेटरल डैमेज बताने वाले लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता। हम जैसे लोगों को तो पहुंचता है कि अगर हमास की एक्टिविटी में भी कोई बेगुनाह लोग मारे गए हों, जिसकी उन्होंने ध्यान पूर्वक या पूरी केयरफुल तरीके से उनकी हिफाजत करने की या उनको चोट ना पहुंचे ऐसी कोशिश नहीं की है, हम जैसे लोग तो उसको भी बुरा कहेंगे। लेकिन कोलेटरल डैमेज कहने वाले किसी भी इंसान को, ये जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उनको कोलेटरल डैमेज, उनकी जो क्रिमिनल और आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको कोलेटरल डैमेज बताने वाले किसी भी इंसान को ये हक ही नहीं पहुंचता है कि वो हमास की किसी भी एक्टिविटीज़ को, जो हमारी नज़र में भी गलत हो सकती हैं, को क्रिटिसाइज़ करे किसी भी तरीके से। अब दो तरह की बातें चल रही हैं। अभी जैसे
जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है इस पे और इजराइल का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तब से एक सियासी बहस और छिड़क चुकी है इसमें। अब कहा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है या अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो खुद फ़िलिस्तीन की हिमायत करते नज़र आए हैं। अब ये अलग बहस छिड़ गई है इसमें, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड एक प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश में कांग्रेस के, नरसिम्हा राव। जब तक राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब तक भारत देश ने इजराइल को रिकग्नाइज भी नहीं किया था और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं थे जब तक राजीव जी प्रधानमंत्री थे। भारत वो पहला देश था नॉन मुस्लिम जिसने फिलिस्तीन को रिकग्नाइज किया। भारत की सभी टॉप लीडरशिप ने राजीव गांधी जी के टाइम तक इजराइल की सारी एक्टिविटीज़ को इलीगल करार दिया है। ये भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है जब तक के आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड एक प्रधानमंत्री जिसने बाबरी मस्जिद भी शहीद कराई थी, नरसिम्हा राव साहब नहीं आ गए, प्रधानमंत्री नहीं बन गए। पूरी दुनिया में जब यूएन के रेजोल्यूशंस पास होते हैं, यूएन की जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस पास होते हैं, तो पूरी दुनिया का कंसेंसस निचोड़ निकल के आता है कि इजराइल यानी कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस इजराइल की ये टेरर एक्टिविटीज़ कर रही हैं और उनको ये नहीं करने चाहिए। उसके बाद मोदी जी की तो खैर में वाजपेयी जी ने भी वही पॉलिसी फॉलो की जो देश की कंसिस्टेंट पॉलिसी थी। मोदी जी की तो बात करना ही बेकार है। वो तो देश के सारे इंटरेस्ट को, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, डिफेंस के इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के हवाले कर चुके हैं। देश के सारे इंटरेस्ट मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अमित शाह जी के साथ मिलके, अडानी के साथ मिलके। अब अडानी को मदद पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग जो एक घोटाला इतना बड़ा अडानी का एक्सपोज किया था हिंडनबर्ग के नाम की संस्था ने, उससे उबारने के लिए खुद मोदी जी ने एक आउट ऑफ टर्न जाके जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के ज़ायनिस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो जो खुद अपने आप में एक करप्ट प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उनके ऊपर कितने सारे करप्शन के इल्ज़ाम लग के साबित भी हो चुके हैं, उनसे एक इलीगल फेवर लिया था अडानी को हाइफा पोर्ट दिलवाने के लिए ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। तो अब अडानी जी के जो फ़ायदे पहुंचाने के लिए काम करेंगे तो हो सकता है नेतन्याहू साहब ने अब उनसे वापस अपना जो एहसान किया था उसका एहसान का बदला मांगा हो, तभी भारत देश का इतना वन साइडेड ओपिनियन आया है। जबकि भारत एक नॉन अलाइंड देश है। भारत की खासियत और इज्जत पूरी दुनिया में इसलिए कि वो एक नॉन अलाइंड नेशन है और नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक चैंपियन है और लीडर है। रशिया ने क्या रिएक्शन दिया है? भारत के रशिया से कितने अच्छे संबंध रहे हैं, स्ट्रैटेजिक संबंध रहे हैं, हर प्रकार के संबंध हैं। जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने ही ब्रिटेन में और अमेरिका में भी कोई कंसेंसस नहीं है ब्रिटेन और अमेरिका में इजराइल की ज़ायनिस्ट फोर्सेस का सपोर्ट करने का, लेकिन अब उनके स्टेट हेड से जो स्टेटमेंट्स नी जो दिलवाई हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है या लॉन्ग टर्म में वो इस बात पे स्टैंड करते नहीं करते ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस मानसिकता के खिलाफ, जिस कंट्री के खिलाफ, जिस कंट्री की ज़ायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ यूएन के रेजोल्यूशंस हो, सीरीज ऑफ रेजोल्यूशंस हो, उसके लिए ऐसा स्टैंड लेना भारत की संप्रभुता को, भारत की न्यूट्रलिटी को, भारत की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा। देखिए, लगातार कई सालों से फ़िलिस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार वहाँ पर मज़लूमों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तब तक तो सभी देश जितने भी हैं वो सब खामोश थे सिवाय एक ईरान को छोड़ करके। ईरान लगातार आवाज़ उठाता रहा है। प्राचा साहब, अभी अगर जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, जिस तरीके की बयानबाजी अब चल रही है देश के अंदर, क्या असर पड़ेगा इससे देश पर, या जो अपने देश के गल्फ़ कंट्री से रिश्ते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? अगर मुस्लिम देशों से हमारे देश के रिश्ते खराब होते हैं ऐसी बातों से जिससे देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इजराइल देश से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। हाँ, इसके करप्ट पॉलिटिशियंस को, आरएसएस के लोगों को अपनी दुनिया भर में करप्शन करने के लिए और पैसे चुराने के लिए देश में और विदेशों में भी ज़ायनिस्ट फोर्सेस का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी की बात जो करते हैं भारत के लोग, भारत के एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट, हालांकि उसमें भी अगर देखा जाए तो और बेटर हो सकते हैं। अगर हमारे देश के SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा चांस मिलेगा, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब को चांस मिला, तो उन्होंने देश की टेक्नोलॉजी को कितना ऊपर पहुंचाया। जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को चांस मिलेगा तो टेक्नोलॉजी में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। लेकिन इजराइल की बेकार टेक्नोलॉजी जो अब इस हमास के अटैक से ये साबित हो चुकी है कि वो उसी तरीके का एक प्रोपोगेंडा मशीन था, प्रोपोगेंडा था कि इजराइल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है, मोसाद की जो फील्ड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त आउट ऑफ द वर्ल्ड होती हैं, और उनकी पास जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है पेगासस लगा के वो पैसे तो चुरा सकते हैं। देश की आम जनता जो निरीह जनता है, जिसको कोई सिक्योरिटी का मतलब जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता, या जो टेक्निकली साउंड जनता नहीं है, उसके यहाँ तो उसके फ़ोनों से चोरी कर सकते हैं। उसके अलावा इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो मुंह के बल गिर चुकी है। उनकी सारे इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो दावे थे और सारे इंटेलिजेंट होने के जो दावे थे वो एकदम क्रैश हो चुके हैं। वो वैसे ही साबित हुए जैसे मोदी जी अपने आप को इंटेलिजेंट बताते हैं अपनी जो क्रिमिनल मीडिया है उसके ज़रिए और लाखों करोड़ रुपए खर्च करके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है? भारत तो खुद ही एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश बन सकता है जी, और है भी। और है भी। इजराइल छोटी सी कंट्री है, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय रिश्वतें पहुंचाने के ज़ायनिस्ट फोर्सेस द्वारा, सिवाय चोरी करना सिखाने के लिए। हर देश में, अमेरिका में भी चोरी करना सिखाते हैं तो कौन सी फोर्सेस सिखाती हैं? ज़ायनिस्ट फोर्सेस। चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे अभी लेटेस्ट बिटकॉइन है, चोरी करना कौन सिखाता है? या तो RSS के लोग भी अब उनके साथ पार्टनरशिप में करके चोरी करना सिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, या ज़ायनिस्ट फोर्सेस ही तो चोरी करना सिखाती हैं। ये जो हाउसिंग बबल था US में, जिसने US के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को US के भी गरीब बना दिया। आज US जो है, वहाँ की जो सरकार है वो कई बार वर्ज पे आ चुकी है बैंक करप्ट होने के। उनके पास सरकार के काम चलाने के पैसे नहीं होते। उसी तरह, उसी के बरक्स, जैसे अडानी को देश में सारे देश का पैसा चुरा के दिया जा रहा है, वैसे ही बहुत सारे ज़ायनिस्ट इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनको ज़ायनिस्ट फोर्सेस वहाँ के देश की जनता का पैसा चुरा के देती हैं, और उससे ये पूरी दुनिया में जो भी शर और फसाद फैलाते हैं उसके ये माहिर हैं। इसी चीज़ में माहिर हैं और किसी चीज़ में माहिर नहीं है। अब एस्टैब्लिश हो क्या लग रहा है आपको कि ये जंग के हालात बनेंगे, आगे बढ़ेगी, या ये बीच में रुकेगा? इस पर कोई रोक लगा? देखिए, मैं डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई डिफेंस का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से इजराइल के ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं उनको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा लाखों करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद उनके इक्विपमेंट्स में और जो फोर्सेस हमास की या हिजबुल्लाह की उनके खिलाफ हैं, अगर हम इक्विपमेंट का ही कंपैरिजन करें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर मुट्ठी भर अनआर्म्ड लोगों ने, एक तरीके से इल इक्विप्ड और बहुत ही बेसिक आर्म्स रखने वाले लोगों ने, क्योंकि इसराइल हरा दिया। अब कहा जा रहा है कि देख लेने की बात कही है कि ये अच्छा नहीं गया, इसका बहुत बुरा खामियाजा नहीं, देखिए अब पड़ेगा, और लगातार जो है हमले जारी हैं हम पर एक बुनियादी बात तो साबित हो गई कि इनका इतना जो बजट, जो इजराइल की जो और पूरी दुनिया से जो वो एक गुहार लगा के पैसे इकट्ठे करते थे कि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, तो उन्हें मुट्ठी भर बिना हथियारों वाले लोगों ने एकदम धूल चटा दी। अब उसको लॉन्ग टर्म में अपने हायर इक्विपमेंट्स यूज़ करके, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स यूज़ करके, अगर निरीह जनता को, देखिए अभी भी मेरा तो जो मुझे नज़र आ रहा है वहाँ की जो अखबारों में और न्यूज़ में रिपोर्टिंग देके, अगर फेयर बैटल होगी अभी भी, तो मुझे नहीं लगता इजरायली फोर्सेस कुछ भी कर पाएंगी, मतलब वो एक कदम भी नहीं चल पाएंगी। अब ये हमास के लोगों ने, हमास के मिलिटेंट्स ने ये साबित कर दिया। लेकिन अब डिसप्रपोर्शनेट जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास बेटर वेपन्स हैं, उसके बेसिस पे वो सिविलियंस को तंग कर सकते हैं, उसको कोलेटरल डैमेज बता सकते हैं अपनी मास मीडिया प्रोपेगेंडा के ज़रिए, उसको कोलेटरल डैमेज बता सकते हैं। वो मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन और आमने सामने या आमने सामने ना भी रह के
वो ये दुनिया ने देख लिया है कि उनकी फौज में कोई दम बिल्कुल भी नहीं है। और पूरी दुनिया के लोगों को जो इस बात का वो फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकली और हम बहुत बहादुर सिपाही और हमारे पास बहुत वेल इक्विप्ड हमारे पास बहुत कमांडो ट्रेनिंग और ये सब बहुत सारी चीज़ें जो बताते हैं ना कि हम बेस्ट कमांडोज वर्ल्ड के प्रोड्यूस करते हैं, वो सब एक झूठ साबित हो गया है पूरी दुनिया के सामने। अब कोई भी देश उनसे कोई भी सामान खरीदे, कोई भी उनसे ट्रेनिंग ले, तो 1000 बार सोच के ले कि ये ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। इनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या बेटर ट्रेनिंग मैन पावर के लिए है ही नहीं। देखिए, जिस तरीके से जब हमास ने हमला किया तो जो भी उनका सिक्योरिटी सिस्टम था उसको पूरा हैक कर लिया गया था, जबकि कहा यह जाता है कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल काफ़ी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन वो जिस तरीके के मामला सामने आए हैं, हालात सामने आए हैं, वो सब चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। आप हमारी इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स